इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गिरधारी भाई राम राम। धर्मेंद्र भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनने हमारी राम राम भाई। गिरधारी भाई, धर्मेंद्र भाई आज तो कुछ खास ही बात है। बिल्कुल खास बात है। तिरंगी पगड़ी बांध रहे आज तो। बिल्कुल तिरंगी में तो आपने देखा किसान का रूप भी है इसमें। हाँ ठीक है नहीं, किसान अड़ठारिया और लंबा तुर्रा यो के खड़ा है। और ऊपर वो भी देख लो, रेडियो भी छप रहे ऊपर। और रेडियो भी भाई रहे, आकाशवाणी का निशान भी है। हाँ 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 हाँ। और वो बीच में के लिख रखे, प्रसार भारती लिख रखे। प्रसार भारती कमाल कर दिया। या पगड़ी लाया कड़े था। देख लो क्यों लाया, तो देखो लाया क्यों, यूं पूछो लाया क्यों, क्योंकि आज है रेडियो किसान दिवस। और भाई रेडियो किसान दिवस की सारे किसान भाइयों ने हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खाली शुभकामनाएं है कि कुछ करोगे भी आज। हाँ यूं तो हर जगह मनाया जाए यूं। हाँ हाँ, लेकिन आज अपने आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में भी रेडियो किसान दिवस मनाया गया। अच्छा, उसकी एक विचार गोष्ठी, यानी बड़े बड़े जो हैं विद्वान बुलाए गए और जो प्रगतिशील किसान है वो बुलाए गए जी। उनके आपस में बातचीत कराई गई और उस बातचीत ने हमने करी रिकॉर्ड। भाई रिकॉर्ड करी तो फिर एक बात करे ना कि भाई ये किसान भाइयों को भी पता लगा है भाई आज की बात हुई। वो सारी बातचीत तो अपन नहीं सुनवा सकते। हाँ। पर उसके कुछ संपादित अंश तो आप सुनवा ही सकें। बिल्कुल सुना सकें, लेकिन न्यू बता दें पहले आपने। हाँ? कि जो आज की रेडियो रिपोर्ट है नी। हाँ, ये हाँ? प्रस्तुति किसकी है? किसकी है? ये है प्रस्तुति अजीत सिंह गिल की। अच्छा। और जो तकनीकी निर्देशक रहे हैं वो धर्म सिंह राणा जी। और रिकॉर्डिंग जो इंजीनियर रहे हैं प्रियंका सलूजा, अमरजीत सिंह और मंच संचालन कराया सुनील आसो ने। तो सुना फिर ये रेडियो रिपोर्ट। बिल्कुल सुनो। आप सभी को रेडियो किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री DS राणा जी, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के उपनिदेशक, हमारे कार्यक्रम प्रमुख श्री अजीत सिंह गिल जी, हमारे असिस्टेंट इंजीनियर श्री सहसपाल जी, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, साथियों, आप सभी का इस छोटे से प्रोग्राम में, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने जो मेहमान हैं, विशेषज्ञ हैं, प्रगतिशील किसान हैं, उनका परिचय भी आपको दे दूं। हमारे मध्य हैं डॉक्टर BS मीणा जी, जो कि NDRI करनाल से तशरीफ़ लाए हैं और आपका वक्तव्य पशुपालन और डेयरी व्यवसाय पे होगा। हमारे मध्य हैं डॉक्टर रणवीर सिंह ताया जी, खुम्ब विशेषज्ञ हैं और हरियाणा सरकार के पूर्व सलाहकार रहे हैं। श्री सुशील चौधरी जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी, और आप हमें जानकारी देंगे कि किसानों के लिए बैंकों में क्या योजनाएं हैं। साथ ही हमारे मध्य हैं कुछ प्रगतिशील किसान, श्री वीरेंद्रपाल सिंह जी, श्री करम सिंह राणा जी, श्री ज्ञान सिंह जी। तो आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी के इस प्रांगण में। श्री DS राणा जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। श्री DS राणा जी। सभी कृषि विशेषज्ञ, प्रगतिशील किसान और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं श्री BS मीणा जी, डॉक्टर रणबीर सिंह टाया जी, श्री सुशील चौधरी जी, वीरेंद्रपाल, करम सिंह और ज्ञान सिंह जी, आप सब का आकाशवाणी के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आकाशवाणी प्रांगण में किसान दिवस मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में विभिन्न विषय के विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान हमारे बीच हैं।
हमारी न्यूज ऑन एयर ऐप से भी आजकल अपने प्रोग्राम प्रसारित करते हैं, तो वो वर्ल्ड वाइड लोग सुनते हैं। तो हम तो एक माध्यम हैं कि आप लोगों की सेवाएं लें और आप अलग अलग तरह की जो कि सरकार की आजकल योजनाएं हैं उनके बारे में बताएं, ताकि जो जहर मुक्त खेती है किस तरह से लोगों को बचाया जाए, जिसके खाने की वजह से तरह तरह की बीमारियां आज पैदा हो रही हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा आप अपने विचार प्रस्तुत करें, ताकि लोग वर्ल्ड वाइड और पूरे जितना भी हमारे वो श्रोता हैं उससे लाभान्वित हों। तो एक बार फिर से मैं आप सबका आकाशवाणी प्रांगण में पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। समय के अनुसार नई नई जो तकनीकें आ रही हैं, इनोवेशन हो रही हैं, खोजें हो रही हैं, वो कैसे किसानों तक पहुँचे, उसका एक सशक्त माध्यम रहा है आकाशवाणी। आज से इन्हीं दशकों पहले से ही आधुनिक दौर में चाहे हमने कितनी भी तरक्की कर ली हो, चाहे हमारे पास मनोरंजन के कितने भी साधन आ गए हों, लेकिन आज भी किसानों के बीच में किसानवाणी कार्यक्रम एक अपनी जगह बनाए हुए है प्रमुखता से। अगर आज भी आप इंटीरियर में जाएं, रिमोट एरियाज़ में जाएं, आदिवासी इलाकों में जाएं, पहाड़ी इलाकों में जाएं, जहां मनोरंजन के बहुत ज़्यादा साधन नहीं हैं, जहां किसानों के सामने बहुत सारे मुश्किलें हैं, उनको नई नई जानकारियों से जो अवगत कराने की जिम्मेदारी है वो आकाशवाणी ने निभाई है। और शायद यही वजह है कि आकाशवाणी पे रेडियो किसान दिवस मनाने की ये परंपरा का शुभारंभ हुआ है। भारत सरकार ने कोशिश की है कि आकाशवाणी के ज़रिए वो तमाम इन्फॉर्मेशन, वो तमाम जानकारियाँ नई से नई किसानों तक पहुँचें जिनका वो लाभ उठाएं। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे विशेषज्ञों ने किस तरह से मेहनत की है, कितनी खोज की है, वो नई नई तकनीक लोगों तक, किसानों तक पहुँचें। और साथ ही जिन लोगों ने उन तकनीक का फ़ायदा उठाकर अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाया है, वो प्रगतिशील किसान भी आज गवाह बने, ताकि वो बताएं कि हाँ, आकाशवाणी के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो हमें प्राप्त हुई और उसका उन्हें लाभ हुआ। और सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर BS मीणा जी को, जो NDRI करनाल से तशरीफ़ लाए हैं और पशुपालन और डेयरी व्यवसाय के विशेषज्ञ हैं। मेरा आज का विषय है पशुपालन पे है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, NDRI करनाल जिस गायों में हम अभी जिस रुझान हमारा देसी गायों पे आ गया है, तो देसी गायों में सबसे बढ़िया हमारे इस एरिया के लिए साहिवाल नस्ल की गाय है। साहिवाल नस्ल का गाय का दूध अभी जो NDRI का रिकॉर्ड है वो 23 लीटर है, लेकिन कुछ किसानों के यहाँ 25 लीटर भी दूध देती हैं एक दिन में। उसके बाद अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रमोट किया है गिर गाय को। गिर गाय हालांकि ये गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के एरिया की पाली जाती है, लेकिन अभी हमारे जो पंजाब, हरियाणा किसान भी उसको ले आए हैं। हमने भी हमारे फार्म पे पाली हुई हैं। उनका रिकॉर्ड साहिवाल के बराबर नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी 20 लीटर के आसपास आ गया है। और एक जो थारपारकर गाय है, जो महाभारत काल में भी श्री कृष्ण भगवान के साथ जो देखी जाती थी सफ़ेद गाय, वो थारपारकर है। तो ये 3 गायें हैं जो हमारे इस एरिया में पाली जाती हैं, साहिवाल, गिर और थारपारकर। तो किसान भाइयों से मेरी एक सलाह है कि जब डॉक्टर आता है, वो जो नलकी होती है, सीमन होता है, उस पर हर सांड का और कहाँ से बनाया नंबर लिखा होता है। तो आप देख सकते हैं, यदि रिकग्नाइज्ड फर्म का है, जैसे मान लो कि हम बात करते हैं हमारे NDRI का सीमन है, तो उस पर लिखा होगा, मुर्रा का है तो MU और सांड का नंबर और NDRI। तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सीमन स्ट्रा है कहाँ की बनी हुई है। वैसे तो ये करना चाहिए, यदि पशु सुबह बोला है तो एक शाम को टीका लगवाएं, एक अगली सुबह टीका लगवाएं, और सुबह बोला है तो शाम को टीका और एक अगली सुबह टीका। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 12 से 18 घंटा जो अंडा उसके अंदर होता है, तब सही टाइम होता है, जिसको हम स्टैंडिंग हीट कहते हैं। यदि उस समय हम इंसेमिनेशन करवाएंगे तो 90% चांस है कि हमारा पशु कंसीव कर लेगा। उसको कितना दाना चारा दें? आमतौर पर सभी किसान भाई कहते हैं कि हम तो इसको बिनोले खल खिलाते हैं, सरसों खल खिलाते हैं, तिल्ली खल खिलाते हैं, 5 किलो दे रहे हैं, कोई 6 किलो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा दूध नहीं बढ़ रहा या प्रजनन समस्या मेंटेन है। तो इसके लिए मोटा मोटे से 5 चीज़ें हैं। यदि हम दाने में उन सबको एक बराबर मात्रा में मिला लें, जो मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे तो किसान भाई नोट कर सकते हैं, 30 से 33% उसमें हमें मिलाने मोटे अनाज। मोटे अनाज का मतलब हुआ मक्का है, ज्वार है, जौ है, गेहूँ है। यदि
सर्दी है तो हम बाजरा मिक्स कर सकते हैं, जैसे गर्मी की तरफ बढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा जौ की तरफ जा सकते हैं, और कोशिश करें कि कम से कम 2 तरह के अनाज एक टाइम में हो। फिर 30 से 33% हम लेंगे खड़ी, चाहे सरसों खल हो, चाहे बिनोला खल हो, चाहे तिल खल हो, जो भी खल आसानी से मिल जाती है सस्ती, वो भी 1-2 तरह की मिला कर लें। और 30 से 33% ही हम बात करते हैं जो हमारे गेहूं की चोकर है, या जहां दाल मिल का जो चुर्री मिल जाती है, यानी कि जो फसलों के उत्पाद हैं, चुर्री है, चोकर है, राइस पॉलिश है, ये भी 30 से 33% ले लें। इसमें हम 2% मिलर मिक्सचर मिला दें और 1% मिला दें हम खनिज लवण जो नमक के मिला दें। अब ये आता है कि कितना दाना खिलाना चाहिए। तो जो हमारी गाय देसी गाय है, देसी भैंस हमारी है जो मुर्राही भी है, तो ये 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना देना है। मान लो 5 किलो दूध दे रही है तो 2 किलो, 10 किलो दूध दे रही है तो हमें 4 किलो दाना देना है हमारे भारतीय गौ पशुओं को, चाहे भैंस हो या गाय हो। अमेरिकन जिसे कहते हो या क्रॉसब्रीड कहते हो या करंट फ्रीज कहते हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाले जिन्हें फैट % कम है, उनको हम 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर BS मीणा जी, आपने बहुत ही विस्तार से पशुपालन के बारे में हमें जानकारी दी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रणबीर सिंह टाया जी को, जो कि खुम्ब विशेषज्ञ हैं और हरियाणा सरकार के पूर्व सलाहकार हैं, हमारे वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर R रणबीर सिंह टाया हूँ, पूर्व विशेषज्ञ जो मशरूम हरियाणा में होती है उसका देख रेख करता हूँ, उसके लिए प्रोजेक्ट बनाता हूँ, उनमें कैसे मशरूम उगाई जाती है, कैसे बेची जाती है, खाद कैसे बनाया जाता है, तो इस बारे में आपसे विचार करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हरियाणा में या भारतवर्ष में अनाज पैदा होता है, अमूमन ये मान के चलते हैं कि उतना फसली अवशेष हमारे पास मिलता है। उस फसली अवशेष का 70% के लगभग हमारा फैक्ट्रियों में जलाने में, बालन में काम आ जाता है। तो 25-30% फसली अवशेष हमारा जो फालतू का है वो सड़कों के किनारे किसान ढेर लगा जाते हैं या गड़ सड़ के नष्ट हो जाता है। तो अभी पीछे समस्या जो आई थी कि किसान कुछ जाने अनजाने में या गलती से धान की पराली में आग लगा देते हैं, उसका फसली अवशेष जल जाता है, तो उससे प्रदूषण होगा। जो मिट्टी की ताकत है, ऊपर की तह में आंच लगेगी जलने से, तो लाभदायक कीटाणु सारे नष्ट हो जाएंगे, मित्र कीट पतंगे सारे मर जाएंगे। तो हम ये सोचते हैं कि खुम्ब की पैदावार, जितनी भी हमारे पास फसली अवशेष है, इनमें खुम्ब की पैदावार लेके किसान आमदनी को बढ़ा सकता है। फसलों के साथ साथ जब तक किसान सहायक व्यवसाय नहीं अपनाएगा, आमदनी बढ़ी है मगर इतनी नहीं बढ़ी जितनी हम साथ में सहायक व्यवसायों से बढ़ा सकते। सहायक व्यवसाय खुम्ब की उत्पादन, मधुमक्खी पालन या पशुओं के 2-4 पशु अगर रखेगा तो आमदनी निश्चित ही है। भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की जो मंशा है किसानों की आमदनी दूनी हो, तो वो निश्चित ही हो जाएगी, मगर किसान करें तो। हम किसानों को यही सलाह देते हैं, जो भी फसली अवशेष सड़कों के किनारे आप डाल देते हो उसका सदुपयोग करें। वातावरण कम खर्चे में सीजनल का मतलब ये है कि जब हम फसली अवशेषों को लेते हैं, तैयार करते हैं खाद, फफूंदी फैलती है और फल निकलते हैं, तापमान नीचे के क्रम में चलता है। और आजकल के टाइम तो हरियाणा सरकार, भारत सरकार की अनुदान की सहायता से जो वातानुकूलित खुम्ब की यूनिटें हैं, AC लगा के वो तैयार कर ली हैं। फसली अवशेष का 2 रुपये का पॉलीथीन, 5 रुपये का उसमें बीज डलता है, रख रखाव करके 70-80 रुपये, 70 रुपये के लगभग 1 किलो खुम्ब का पैदावार का खर्चा आ जाता है। अगर पैदावार थोड़ी सी 2.5 किलो 3 किलो तक बढ़ गई तो वो आमदनी में जुड़ेगा, खर्चा कम हो जाए। बाजार में ताजी खुम्ब देखेगा, रेट अच्छा मिलेगा उसको, क्योंकि ताजी है वो। बेचने वाला आपकी इंतजार करेगा। कई बार एक दिन पहले खुम्बी तोड़ के रख लेते हैं, 4 बजे देखिए, आज के दिन 4 बजे खुम्बी तोड़ के रख ली, कल 4 बजे मंडी में जाएगी, 12 घंटे आपने घर पे तक रखी है। सुबह थोड़ी हो तो 4 बजे तोड़ के ले जाए, 5 बजे बाजार में चले जाएगी, दिन भर वाइट खुम्बी रहेगी। और अगले दिन वो जो आपकी खुम्बी की खरीद का आएगा, इंतजार करेगा,
तीसरे दिन वो खुम्बी बेच सकते हैं। निस्बत ये कि 12 घंटे आपने घर पे रखी तो वो थोड़ी सी क्वालिटी उसमें कम हो जाती है। 1 एकड़ 2 एकड़ किसी किसान के पास है, बगल में किसान नहीं बढ़ सकता, ना ही उस स्थिति में कि 1-2 एकड़ हम खरीद लें, मगर ऊपर 4 मंजिला 5 मंजिला 6 मंजिला और रैक बना के, जैसे हम मानते हैं कि चारपाई के नीचे रख लिया, एक चारपाई ऊपर रख लिया, एक चारपाई 6 चारपाइयाँ रख के उनके बीच में बैग रख सकते हैं। 1 एकड़ का आधा एकड़ का 7 गुना एरिया हम वहाँ बढ़ा सकते हैं, वहाँ से भरपूर पैदावार ले सकते हैं। आपको इसलिए बताए जाते हैं हॉर्टिकल्चर विभाग, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने कृषि विज्ञान केंद्रों में, या उचाणी में जो हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मुरथल में खुम्ब की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग लेके ही किसान खुम्ब को लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। विटामिन से भरपूर भोजन तैयार करने के लिए आप तत्पर रहें, आप सदुपयोग करिए, पैदावार करिए। बहुत संस्थाएं आपके साथ हैं खरीदने के लिए, आपके घर तक द्वार तक आएंगे, सिर्फ आप लगा के दिखाइए हमें। धन्यवाद, मैं इतना करना चाहता हूँ, तो धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रणवीर सिंह टाया जी। अब मैं श्री सुशील चौधरी जी से निवेदन करूंगा, जो कि SBI से आए हैं हमारे पास। वो किसानों के लिए बैंकों की क्या योजना है? मेरा नाम सुशील कुमार चौधरी है, मैं चीफ मैनेजर हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली क्या, नीचे से जो किसान है जिस सुविधाओं का पता नहीं है और उसको वो सुविधा मिल नहीं पाती, उसको छुआ जाए और उसके जीवन का जो उसको इम्प्रूवमेंट उसमें लाई जा सके। तो मैं जो ये जो टॉपिक है उसको दो तरीके से स्टेट बैंक मैं उसको बांटना चाहूँगा। एक तो है फाइनेंशियल लिटरेसी और दूसरी है फाइनेंशियल अवेयर। फाइनेंशियल लिटरेसी में अब जो प्रोडक्ट्स हैं थोड़ा उस पर जानकारी रखेंगे, और फाइनेंशियल जो अवेयरनेस है, जो आजकल का डिजिटल माहौल है उसमें किस तरीके से रिस्क जो बढ़ रहा है उसको किस तरीके से कंटेन किया जा सके, उस पर मेरा एक विचार रहेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी में दो तरीके से प्रोडक्ट, जैसे जैसे अगर मैं किसानों से ही इसको रिलेट करूँ, जैसे जैसे किसान बढ़ा है वैसे वैसे बैंकिंग सेक्टर भी उसके साथ साथ तरक्की करता चला गया। पहले हमारे पास पुराने जो स्कीमें हुआ करती है, जिसमें KCC सेक्टर के लोन हो गए या इम्प्लीमेंट के लोन हो गए, लैंड डेवलपमेंट के लोन हो, वो पुराने प्रोडक्ट्स। अब जैसे जैसे किसान बढ़ी खेती, उनमें उन्होंने इनकम वाले या कैश रिच क्रॉप्स वाले प्रोडक्ट्स जब से ऐड किए, जैसे डेयरी का सर ने बताया, या मशरूम का बताया, या पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, या फिश फार्मिंग हो गई, तो ये सब जैसे जैसे ये प्रोडक्ट आते चले गए या किसानों की डिमांड आती चली गई, बैंकों ने भी उस तरीके से उन स्कीमों को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। उसके अलावा इनमें जब ये स्कीम शुरू हुई या हॉर्टिकल्चर की स्कीमें शुरू हुई, उसमें सब्सिडियाँ आने लगी, चाहे वो अर्बन एरिया पे हैं, रूरल एरिया पे हैं, SC/ST पे आ जाइए, या वुमेन डेवलपमेंट, वुमेंस के लिए अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग तरीके से सब्सिडियाँ इंट्रोड्यूस की गई। उसमें नाबार्ड का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को जब फंडिंग होती है तो उसमें रेंज चलती है 35 to 35%, 25% 35% अलग अलग सेगमेंट पे सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। अब इस फाइनेंशियल लिटरेसी में मेरा मेन फोकस इस पे कहने का क्या है, मेरा मेन जो वो है कि भाई कहीं ना कहीं जब हमारी जो एक नॉलेज का गैप रहता है या हमें उसकी जानकारी कम हो, तो हम उसका भरपूर फ़ायदा, या कहीं एक झिझक होती है कि भाई बैंक में जाएंगे इतने पेपर्स मांगे जाएंगे, हम क्या ये पेपर्स पूरे कर पाएंगे, उस तरीके की जो झिझक है वो कहीं ना कहीं फिर जो उस स्कीम को बनाने का जो मेन मकसद था ना उसको वो डिफीट कर जाता। अब उसमें कई बार किसान भाई जो हैं वो 2 तरीके से फंस जाते हैं। अगर उनके पेपर पूरे नहीं होते तो वो किसी मिडल मैन के चक्कर में फंस जाएंगे, किसी एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं, तो वहाँ फिर वो उनको दोहरी मार कई बार पड़ती है, क्योंकि बैंक तो जो है वो फाइनेंसिंग सेक्टर में ब्याज पे काम कर रहा है, तो बैंक को ब्याज देना है, और फिर अगर कोई मिडल मैन के चक्कर में फंसता है तो मिडल मैन भी उनसे कोई फीस कोई इनकम वो मार जाते हैं। तो अब उसको सपोर्ट करने के लिए सरकारें क्या कर रही है, अलग अलग लेवल पे चाहे वो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनका कागज़ पूरे कराने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा बैंक एक ओपन मतलब कहते हैं एनवायरनमेंट, एक पब्लिक एरिया है जहाँ पे इतना खुला मंच है, कोई भी आके किसी भी तरीके का सवाल किसी भी ऑफिसर से, अधिकारी से, स्टाफ से पूछ सकता है, उसमें झिझक नहीं होनी चाहिए। वो जो झिझक वाला एरिया है अगर उसे रोका जाए, या किसान मतलब कहते हैं इतनी बोल्डनेस जब तक नहीं आएगी कि मैं अपने अधिकार जो है वो मैं खुले बिना किसी डर से मैं पूछ सकूं, मैं अपनी जो मेरे को सुविधा मिलनी है मैं उसे ले सकूं, तब तक ये एक मतलब उसमें एक दिक्कत रह जाती है, जो नीचे का किसान है वो ऊपर आ ही नहीं पाता। जो अवेयर हो गए
जिनके पास लैंड अच्छी है, ज़मीन अच्छी है, वो आ जाते हैं, फ्रंट में आके सुविधाएं ले जाते हैं, और जो पीछे रह जाते हैं उनको सुविधाएं। तो ये एक समय मेरा फाइनेंशियल लिटरेसी वाला था। दूसरा जो है, आजकल फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बड़ी ज़रूरी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रॉड्स भी डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं। अब उसमें कैसे है, ATMs के माध्यम पे, मोबाइल फ़ोन, अगर आप किसी को अपना मोबाइल फ़ोन देते हैं तो इसका मतलब आप उसके हाथ में अपना पैसा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आपके पासवर्ड्स, इसमें आपके ऐप्स, ये एक रिस्क का एरिया रह गया। तो मैं इस मंच पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो किसान भाई हों या आम जनता जो है, वो इस तरीके के फ्रॉड कॉल्स का अवॉइड करे। सबसे बड़ा है कि अगर आपसे कोई भी आदमी, चाहे वो बैंक का नाम लेके करे बात या वैसे बात करे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, OTP या डेबिट ATM कार्ड का नंबर मांगे, तो आपने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ कर देना है। कई बार हम भी फ़ोन करते हैं, बैंक के फ़ोन से हम फ़ोन करते हैं, कई बार रिकवरी के लिए भी फ़ोन करना पड़ता है, कई बार किसी और काम के लिए भी फ़ोन करना पड़ता है। तो आप हमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दीजिए कि भाई मैं तो बैंक में आके ही आपसे बात करना चाहूँगा। एक लास्ट में इसमें ऐड करना चाहूँगा कि स्टेट बैंक ने रिसेंटली 2 टोल फ्री नंबर्स इंट्रोड्यूस किए, 1800-2100, 1800-1234। ये 2 नंबर ऐसे हैं जिस पे आप किसी भी तरीके की कंप्लेंट इमीडिएटली रजिस्टर करा सकते हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील चौधरी जी। हमारे बीच में विशेषज्ञों के अलावा कुछ प्रगतिशील किसान भी हैं। ज्ञान सिंह जी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। श्री ज्ञान सिंह जी। सभी डॉक्टर साहबान का, किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज किसान दिवस पे मैं प्रसार भारती आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का भी बधाई देना चाहता हूँ। रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, आजकल खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आजकल जो जैविक खेती है, जो रसायन मुक्त खेती है, जो जैव मुक्त खेती है, उससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब खाने के लिए अपने लिए मार्केट में ढूंढता हूँ किसी चीज़ को, और ये चाहता हूँ कि भाई वो सिंथेटिक ना, उसमें सिंथेटिक फ्री हो। उसमें जैसे आप दूध है, अगर आप दूध आपको सिंथेटिक मिल जाए, सिंथेटिक मिल्क मिल जाए, और आपको वो दूध पीना पड़ जाए, उसके बाद कितनी गलानी होती है, कैसे हम महसूस करते हैं। जान है तो जहान है। अगर आदमी नहीं रहेगा, अगर जान ही नहीं रहेगी, तो ये बाकी के जो जितने आडंबर हैं और जितनी चीज़ें हैं, तो आप जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, उसका फिर फ़ायदा कुछ नहीं है अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं है। मैं जिस तरह से अपनी खेती कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तो खेती का सबसे पहले अगर आपने जैविक खेती करनी है, तो इसमें भी सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह है, वो आप इसको अपनाएं। इसमें कोई ये नहीं है जो उनको भय एक बैठा रखा है कि भाई इसमें तो प्रोडक्शन कम होगी, पैदावार घट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ उन पैरामीटर पे, उन पहलुओं पे आपको ध्यान रखना होगा कि भी आपने एक तो फसल की अदला बदली करनी है, जो रोटेशन ऑफ क्रॉप है उसका ध्यान रखना है। भाई जिसमें आपने पिछले बार गेहूँ लगाई थी, उसमें इस बार गेहूँ ना लगाओ, सरसों लगा लो। ऐसे ही आप अदला बदली, फसल की अदला बदली करो। दूसरा, उसमें आप गहरी जुताई करो। एक जैसे हमारा उसको किसान भाई त्रिफाली बोलते हैं, चिजलर होता है, उससे चिजलर से उसकी शुरू में बुआई करो। बुआई करने के बाद उसकी सोलराइजेशन करो, उसको सुखाओ, उसको धूप में खुला छोड़ दो। तो गहरी जुताई करें। गहरी जुताई के बाद आपका उसके बाद आता है फिर आपका हरी खाद का। हरी खाद का प्रबंध करें। उसके बाद आप ढैंचा है, सनी है, आप उसमें मूंग है, उड़द है, सभी किसान भाई सभी जानते हैं कि उसमें आपने पैरेलल में ही आपने गोबर की खाद तैयार कर लेनी है। गोबर की खाद भी 30-35 दिन में तैयार हो जाती है। तो मेरी ये भी गुजारिश है कि बजाय इसके कि इधर उधर की बातें करने के बजाय अपने खेती के बारे में, उनके बारे में, उनकी बीमारी के बारे में, पैदावार अच्छी लेने के बारे में, उसमें ज़्यादा डिस्कस किया जा सके। सबका धन्यवाद, थैंक यू। अब मेरा निवेदन है श्री करम सिंह राणा जी से कि वो आएँ और प्रगतिशील किसान के रूप में उन्होंने क्या हासिल किया है, क्या उनको अनुभव हैं, वो हमसे साझा करें। साथियों, मैं पेशे से एक एडवोकेट हूं, लेकिन साथ में मैं पोल्ट्री फार्मिंग भी करता हूं। पोल्ट्री फार्म के बारे में मैं 3 स्तर पे आपसे बात करूंगा। पहले तो जो पोल्ट्री उद्योग के बारे में भ्रांतियाँ है उनके बारे में बात करूंगा। जैसे अपना एक अंडा है, मेरा लेयर का फार्म है। लेयर के फार्म के अंदर एक भ्रांति है कि पोल्ट्री वाले मुर्गियों को टीके लगाते हैं, दवाइयाँ खिलाते हैं, तो अंडा अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि पोल्ट्री उद्योग के अंदर
लेयर के अंदर, ब्रेलर का मैं नहीं कह सकता, कि कोई टीका यूज नहीं होता, कोई दवाई यूज नहीं होती, और जितना भी वो दाना खाते हैं, वो खलें खाती हैं, वो अनाज खाती हैं, विटामिन्स प्रोटीन्स उसको डाले जाते हैं। लेकिन आज के दिन पोल्ट्री उद्योग एक घाटे का सौदा बन चुका है, तो सरकार का इस बिजनेस की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज ये बिजनेस बिल्कुल ही डाउनफॉल की तरफ है, लेकिन ये बहुत बढ़िया बिजनेस होता था कभी के टाइम में। जब तक उसको कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनेगी तब तक ये पोल्ट्री उद्योग उठ नहीं सकता। अब मैं आखिर में श्री वीरेंद्र पाल सिंह जी हैं, प्रगतिशील किसान, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत से व्याख्यान मैं खेती पे देता हूँ क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे मेरी स्किल है, मैं उस पर काम करता हूँ, लोगों को व्यावसायिक खेती के बारे में बताता हूँ। खेती को बिजनेस में नहीं कन्वर्ट कर पाए, क्यों नहीं कन्वर्ट पाए? क्योंकि हम आज भी कहते हैं कि जो भारत जो है उसकी अर्थव्यवस्था वो खेती के ऊपर निर्भर है। सच है बात कि खेती पे निर्भर है, क्योंकि 60% से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है खेती। लोगों को डिफरेंट बिजनेस के बारे में बताता हूँ कि खेती के साथ साथ वो क्या कर सकते हैं। खेती को बिजनेस में नहीं कन्वर्ट कर पाए, क्यों नहीं कन्वर्ट पाए? क्योंकि हम आज भी कहते हैं कि जो भारत जो है उसकी अर्थव्यवस्था वो खेती के ऊपर निर्भर है। सच है बात कि खेती पे निर्भर है, क्योंकि 60% से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है खेती। तो हम जो बात कह रहे हैं कि किसान खेती से लगातार पीछे हटता जा रहा है, क्यों हटता जा रहा है? क्योंकि कोस्ट लगातार बढ़ी है। देखिए खेती के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो लागू हो रही हैं। खेती के साथ साथ जो दूसरे एडिशनल वर्क हैं, सहायक जिसको हम कह सकते हैं, उसको करें। बहुत सी बड़े प्रॉब्लम में स्टोरेज की प्रॉब्लम है आज भी किसानों के लिए, मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, फाइनेंस की भी प्रॉब्लम है। जब आप खेती के साथ साथ दूसरी जो बिजनेस है उनकी तरफ जाएंगे जो खेती से जुड़े हैं, चाहे उसमें बी कीपिंग है, चाहे आपका मशरूम प्रोडक्शन है, आप इस तरह के आपका पोल्ट्री फार्म है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको साथ साथ करनी पड़ेगी, और वो भी वो करनी पड़ेंगी जिसमें जो खेती का जो वेस्ट है वो एज ए रॉ मटेरियल यूज हो जाए। तो उस तरह की तकनीकों को किसानों को भी अपनाना पड़ेगा, उसको प्रचार भी करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी। और अब आखिर में हमारे कार्यक्रम प्रमुख हैं श्री अजीत सिंह गिल जी, उनको मैं कह रहा हूँ कि वो आज की इस रेडियो किसान दिवस की इस विचार गोष्ठी के लिए आमंत्रित सभी मेहमानों का धन्यवाद करें। श्री अजीत सिंह गिल जी। रेडियो का बहुत योगदान, बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है। हरित क्रांति में बहुत योगदान रहा है। एक तो अक्सर इस बात की चर्चा भी होती है कि एक किस्म का नाम तो किसानों ने रेडियो राइस ही रख दिया था जब हरित क्रांति की बात थी, और ख़ासकर जितने रिसर्च जैसे डॉक्टर साहब सारे सभी या किसान कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो आम लोगों तक उसकी जानकारी नहीं मिलेगी जब तक रेडियो उसको नहीं देगा। इतनी अच्छी आज जानकारियाँ दी हैं, एक से एक बढ़िया जानकारियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। मैं एक बार फिर से आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को रेडियो किसान दिवस की भाई कमाल हो गए। तो धर्मवीर भाई जी सुनिए फिर विशेषज्ञ की बात। बिल्कुल। और भाई एक से एक विशेषज्ञ ने ऐसी बात बताई गिरधारी भाई जो हमारे किसान भाइयों के भी काम आने वाली है, और देश के साथियों ने भी अपनी जो है अनुभव बताए। हाँ, तो वहीं किसान साथियों ने भी अपना अनुभव बताए। तो यह थी हमारी आज की जो है रेडियो किसान दिवस पर रेडियो रिपोर्ट, जिसके जो प्रस्तुतकर्ता थे अजय सिंह गिल, और तकनीकी निदेशक थे धर्म सिंह राणा, और रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे प्रियंका सरोज जावे, अमरजीत सिंह, और मंच संचालन किया था उसीम आसू ने। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत
खेती। तो गिरधारी भाई, इधर मेरे भाई, तो इब लेवा फिर भाइयों से इजाजत। तो इसकी गल्ला आज का किसान वाणी का ये अंक समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी और धर्मवीर भाई की राम राम।